दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन दयाराम के लिए सिर्फ यही मुसीबत कम नहीं थी। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपनी बूढ़ी कपकपाती हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगा। सामने दयाराम के जवान बेटे और बहू की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके बेटे और बहू बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे थे। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं इन बच्चियों को अकेला कैसे पालूंगा। दयाराम की 3 पोतियां थी, जिनमें से बड़ी पोती सोनी 6 साल की और मछली पोती मोनी 5 साल की थी, और सबसे छोटी पोती चुनमुन तो अभी 6 महीने की थी। दूधमुही चुनमुन को तो पता भी नहीं था कि उसके माता पिता लौट कर कभी नहीं आएंगे। बेटे और बहू की मौत के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी दयाराम पर ही आ गई थी। सहारे के नाम पर दयाराम के पास एक गाय थी जिसका नाम यमुना था। दयाराम यमुना का दूध बेचकर अपना और अपनी तीनों पोतियों का गुजारा किसी तरह से चला पा रहा था। एक दिन दयाराम के पास साहूकार का आदमी आया। अरे दयाराम, तेरे बेटे ने साहूकार से कर्जा लिया था। तेरा बेटा नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा नहीं चुकाएगा क्या। कर्जा? कौन सा कर्जा? मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे बेटे ने ये घर बनवाने के लिए 10,000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाएं। मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगा। दयाराम के कहने पर साहूकार का आदमी वहाँ से चला गया। दयाराम के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था, जिसमें वो अपनी तीनों पोतियों के साथ रहता था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन साहूकार खुद दयाराम के घर आ धमका। अरे दयाराम, 1 महीना और गुजर गया, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ थोड़ी नरमी क्या दिखा दी। तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला, मेरे पैसे निकाल, पूरे 10,000 रुपए। बेचारा दयाराम साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि बेटे और बहू के जाने के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी मेरे बूढ़े कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी तो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियाँ गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों? सर्दियाँ बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? है? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। दयाराम रोते हुए साहूकार से बोला। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी पोतियों को लेकर कहाँ जाऊंगा। इतनी ठंड पड़ रही है, मैं कहाँ सर छिपाऊंगा। लेकिन साहूकार पर तो दयाराम की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने आदमियों से कहकर दयाराम के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसकी तीनों पोतियों को घर से बाहर निकाल दिया। सोनी और मोनी अपनी दुधमुही बहन चुनमुन को गोद में लेकर सड़क पर आ गए और साहूकार ने दयाराम के घर पर अपना ताला लगा दिया। दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। साहूकार जी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या हम अब अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे? हे ऊपर वाले, अब मैं इस दूध मुही बच्ची की कैसे रक्षा करूं? इतनी ठंड में कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तू बहुत निर्दयी है भगवान, हम गरीबों की तो कभी नहीं सुनता। तभी दयाराम की सबसे बड़ी पोती सोनी ने कहा, दादाजी, साहूकार जी ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम लोग मिलकर अपना घर बनाएंगे। अपना घर? सोनी बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। दादाजी, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर फूस और बांस से अपना घर बना लेंगे। ठीक है सोनी बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दयाराम और सोनी मिलकर पूरे गांव में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस, टूटे बांस और टूटी फूटी लकड़ियां इकट्ठी हो गई, तो गांव के बाहर उन्होंने अपने लिए एक घर बनाना शुरू कर दिया। इस बीच सभी बारी बारी से चुनमुन का ख्याल रखते। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फूस का घर तैयार हो गया था। चारों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गाय यमुना को अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब चारों सोने लगे, तब मोनी ठंड के मारे रोने लगी। मत रो मोनी बेटा, कुछ ही दिनों की बात है। ये ठंड का मौसम तो गुजर ही जाएगा। लेकिन दादाजी, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। दरअसल फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे, जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी सोनी ने मोनी से कहा,
मोनी, बस आज रात की बात है। आज रात किसी तरह से सोचा कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगे। किसी तरह से चारों ने रात गुजारी। अगली सुबह, दादाजी, हमारी यमुना जो गोबर देती है ना, वो हमारे बड़े काम की है। उस गोबर से हम अपनी फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से ढक देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे, जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। और सोनी ने अपनी गाय यमुना के गोबर को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपनी फूस के घर पर गोबर से बना लेप लगाने लगी। सोनी के इस काम में दयाराम और मोनी भी उसकी मदद करने लगे। लेकिन सोनी दीदी, यमुना का गोबर तो बहुत थोड़ा सा है। हमारी पूरी झोपड़ी के लिए गोबर का लेप कम पड़ जाएगा। मोनी, हम गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा कर लेंगे। कई जगहों पर और सड़कों पर गाय की गोबर पड़ी होती है, वो गोबर हमारे बहुत काम आएगी। इस काम में तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। और दोनों बहनें एक एक टोकरी उठाकर गोबर की तलाश में निकल पड़ती हैं। उन दोनों ने पूरे गांव में घूम घूम कर सड़कों पर पड़े गोबर को अपनी टोकरी में इकट्ठा कर लिया और उसे लेकर घर आ गई। दादाजी, अब हमारे पास बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया है। इस गोबर से हमारा गोबर घर बनकर तैयार हो जाएगा। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत और बुद्धिमानी का काम किया है। तुम्हारी वजह से हम सभी ठंड से बच पाएंगे। दादाजी, हम सभी मिलकर आज ही अपने घर को गोबर का बना देंगे। सोनी ने सभी गोबर में थोड़ी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया। तीनों मिलकर अपने घर के बाहर दीवार पर गोबर का लेप लगाने लगे। शाम तक उन तीनों ने पूरे घर में गोबर का लेप लगाकर तैयार कर लिया था और इस तरह दयाराम का गोबर का घर बनकर तैयार था। वे सभी अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश थे। रात में सभी ने मिलकर खाना खाया और सोने लगे। दीदी, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है ना। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही है। ये सब सोनी के दिमाग का कमाल है। नहीं दादाजी, ये सब हमारी यमुना के कारण हो सका है। अगर यमुना हमारे साथ नहीं होती तो शायद मैं गोबर का घर बनाने के बारे में नहीं सोच पाती। यमुना के गोबर के कारण ही हम सब गोबर घर में रह रहे हैं। क्यों ना हम यमुना को भी अपने गोबर घर के अंदर ले आए। बेचारी यमुना को बाहर ठंड लग रही होगी। हाँ सोनी, हम यमुना को भी अपने गोबर घर में रखेंगे। दयाराम बाहर जाकर अपनी गाय यमुना को भी अपने गोबर घर के अंदर ले आता है। दादाजी, हमारा गोबर घर तो दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और इसे बनाने में हमारे पैसे भी खर्च नहीं हुए। हाँ मोनी बेटा, हमारा गोबर का घर पूरे गांव में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। दादाजी, हमारा गोबर घर गांव के सभी घरों से अच्छा और सुंदर है। तीनों आपस में बातें करते हुए अपने गोबर घर में सो जाते। दूसरे दिन गांव से आने जाने वाले लोगों ने दयाराम का गोबर घर देखा और आपस में बातें करने लगे। धीरे धीरे दयाराम के गोबर घर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यहाँ तक कि दूर दूर से लोग दयाराम का गोबर घर देखने के लिए आने लगे। एक दिन दयाराम के घर पर एक आदमी आया। दयाराम जी यही रहते हैं क्या? हाँ, लेकिन आप कौन है? मैं शहर से आया हूँ। सरकार को इस बात की खबर लगी है कि आप लोगों ने गोबर से घर बनाया है। सरकार गांव में गरीबों के रहने के लिए गोबर के घर बनवाना चाहती है। इसके लिए सरकार को आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस काम के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। ये सुनकर सोनी बहुत खुश हो गई और उसने अपने दादा दयाराम को सारी बात बताई। अरे भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम अपनी तरफ से सरकार की पूरी मदद करेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से दयाराम के गांव के अलावा दूसरे गांवों में भी गोबर का घर बनाया जाने लगा, जिसमें दयाराम, सोनी और मोनी तीनों ने अपना पूरा योगदान दिया। सरकार ने कई घूमने फिरने की जगहों पर भी सैलानियों के ठहरने के लिए गोबर के घर बन पाए और ये सारे काम दयाराम, सोनी और मोनी की देखरेख में किए गए। इस काम के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अच्छे पैसे भी दिए गए। सोनी बेटा, तेरे गोबर घर के आइडिया ने तो हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। लोग हमसे गोबर घर बनवाने की डिमांड लेकर आने लगे हैं। अब हमारी गरीबी के दिन भी दूर हो गए हैं। दादाजी, ये सब तो यमुना की वजह से हुआ है। यमुना नहीं होती तो हम गोबर का घर बनाने के बारे में कभी नहीं सोच पाते। तीनों मिलकर यमुना को ढेर सारा प्यार करते हैं और अपने गोबर घर में आराम से रहते हैं।